हेलो दोस्तों, मैं रेखा मिश्रा स्वागत करती हूं आपका विकल्प एडुकेशन में। जैसा कि मैं चला रही हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज जो लास्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम हुए थे दिसंबर टू जनवरी, मैं उसी का क्वेश्चन आंसर सीरीज चला रही हूं विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक का अपने प्रीवियस वीडियो में बना रखा है। आज की वीडियो में हम फिर से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक देखेंगे। आप सोचते होंगे कि मैं 5 क्वेश्चन ही क्यों करवाती हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं तो सिर्फ 5 क्वेश्चन करवाती हूँ, लेकिन इतना जो फुल डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ना, तो उससे आप लोग 5 into 10 मतलब कि 50 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये आपको जब पूरा वीडियो देखेंगे ना तो खुद ही पता चल जाएगा कितना ज़्यादा रिलेट करता है। सीटेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कई बार रिपीट करता है, और जो टॉपिक हम लोग एक बार समझ जाते हैं उस टॉपिक से चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाए वो हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा। आप लोग के लिए ही मेहनत से बनाया गया वीडियो है, और बदले में मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपके काम का ही है, और काम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग बकवास तो करते नहीं हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, डिटेल में समझते हैं चीज़ों को जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस डैश मतलब किस चरण को दर्शाता है। ऑप्शन ये है। तो जैसा कि दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को उठा के देख लीजिएगा, आप सर्च कीजिएगा विकल्प कोचिंग सेंटर बाय रेखा मैम, उसमें आप देखिएगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में मैंने कितनी बार बता चुका है। लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत क्या था, उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें क्या होता है कि बच्चे समाज में रह के एक प्रोसेस के जरिए उनमें नैतिकता का विकास हो जाता है। मतलब बच्चे उचित और अनुचित दोनों में अंतर करना सीख जाते हैं, समझने लगते हैं कि कौन सा काम उनके लिए सही है और कौन सा काम गलत है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने दिया था। क्वेश्चन तो यही से अराइज हो सकता है कि कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, और ऑप्शन में बहुत सारा सिद्धांत रहेगा, तो जिसमें नैतिक विकास का सिद्धांत रहेगा हम उसी ऑप्शन को चूज कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन है प्रथा पूर्व, प्रथागत, उत्तर प्रथागत, अमूर्त संक्रियात्मक। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एक ध्यान देने वाली बात है कि प्रथा पूर्व को कभी कभी प्रथा को कभी कभी रूढ़िगत भी लिख दिया जाता है ऑप्शन में। तो प्रथा रहे या रूढ़िगत रहे, दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं चारों ऑप्शन को एक एक करके क्या होता है ये सब। प्रथा पूर्व अवस्था में 4 से 10 साल के बच्चे प्रथा पूर्व अवस्था में आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों में खुद की निर्णय लेने की क्षमता का विकास नहीं होता है। मतलब कि बच्चे खुद से ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है। उनसे बड़े जो बोलते हैं कि बच्चा तुम ये कर लो, तुम्हारे लिए सही है, तो बच्चा वो कर लेता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी फैमिली में देखा जाता है खुद वो बच्चों को बोलते हैं कि जाओ बेटा तुम ये चोरी करके ले आओ। बच्चा क्या जाने, वो तो अपना माँ बाप का आज्ञा पालन कर रहा है, चोरी करके ले आता है। और जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं वो सिखाते हैं अपने बच्चों को कि चोरी करना बुरी बात है, तो बच्चा वही सीख लेता है कि चोरी करना बुरी बात है, और बड़े होने तक कभी चोरी नहीं करता है। तो प्रथा पूर्व अवस्था में वही आता है कि बच्चों में खुद से निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, वे सही गलत में अंतर नहीं जान पाते हैं। इसी में आता है दंड एवं, देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत जो कोहलबर्ग ने दिया था 3 स्टेज में दिया था। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के कितने चरण हैं, तो चरण 3 हैं, और प्रत्येक चरण में, प्रत्येक स्तर में प्रत्येक लेवल में 2 उप चरण हैं, 2 उप स्तर हैं। तो ये जो है प्रथा पूर्व पहला स्तर है, और इस स्तर के अंदर ही आता है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। उसमें क्या होता है कि बच्चे सिर्फ दंड ना मिले इसके लिए काम करते हैं, या फिर बच्चे अपने माँ बाप का ये आज्ञा है तो पालन करना चाहिए। जैसे कि बच्चे पढ़ाई सिर्फ इसीलिए करते हैं कि मेरे मम्मी पापा डांटेंगे, या फिर स्कूल में टीचर डांटेंगे अगर होमवर्क करके नहीं ले गए, तो वो हो गया। और आज्ञा पालन, अगर जैसे कोई मेहमान घर में आए तो अगर उन्हें नमस्ते ना करे तो बाद में मम्मी डांटेगी कि तुमने नमस्ते क्यों नहीं किया, और मम्मी का ये आज्ञा है कि कोई मेहमान आने से हमें नमस्ते करना चाहिए। तो इसमें बच्चे दंड से डर के काम करते हैं और आज्ञा पालन करना चाहिए
इसलिए काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रथा पूर्व अवस्था। दूसरा है प्रथागत। प्रथागत को मैंने रूढ़िगत भी लिखा है आपके समझने के लिए, कभी कभी प्रथागत दे देगा, कभी कभी रूढ़िगत दे दिया जाता है। तो ये अवस्था 10 से 13 साल के बच्चे इसके अंदर आते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रथागत, रूढ़िगत, जो परंपरा से होते आ रहे हैं, जो नियम कानून हमेशा से होते आ रहे हैं, बच्चे इसके अंतर्गत वही काम करते हैं। इसमें भी बच्चे ये नहीं सोचते हैं कि कौन सा नियम सही है, कौन सा नियम गलत है। जो सब लोग करते आ रहे हैं बस हमें भी वही करना है, चाहे वो सही हो या गलत हो। इसके अंतर्गत क्या आता है, जो गुड गर्ल गुड बॉय, अच्छा लड़की अच्छा लड़के की उन्मुखता, मतलब कि काम सिर्फ इसलिए करना है कि तारीफ पाने के लिए काम करना है। मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरे मम्मी पापा मेरी तारीफ करें, मुझे अच्छा बच्चा बोले, मेरे टीचर्स मुझे अच्छा बच्चा बोले, चाहे मुझे पढ़ने का मन भी ना करे। हो सकता है मुझे स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे खेलने का मन कर रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा को अच्छा लगे। मैं सिर्फ इसलिए कहना मान रहा हूँ कि मेरे मम्मी पापा को अच्छा लगे। समाज का नियम सिर्फ इसलिए पालन कर रहा हूँ क्योंकि समाज मुझे अच्छा बोले। तो ये आ जाता है प्रथागत रूढ़िगत में। ठीक है, थर्ड नंबर ऑप्शन है उत्तर प्रथागत। उत्तर प्रथागत, इसमें क्या आते हैं, 13 से बड़े उम्र वाले बच्चे आते हैं। इसमें इस अवस्था में आते आते अब क्या हो गया, भाई बच्चा बड़ा हो गया, अब ये दूसरे के द्वारा बनाए गए नियम कानून को नहीं मानेगा। अब उसमें अच्छा और बुरा सोचने की समझ का विकास हो गया है। जो समाज में इतने सारे नियम कानून बनते हैं तो सारे तो सही नहीं रहते हैं, कुछ सही रहते हैं, कुछ गलत रहते हैं। तो बच्चा अब उसमें क्षमता आ गया है कि वो सही नियम और गलत नियम को चूज कर सके और उसके अनुसार ही बच्चा अपना काम कर सके। जैसे समाज में बहुत सारे परंपरा जो हैं गलत है, जैसे कि दहेज प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया। तो अब बच्चा क्या करेगा, सिर्फ परंपरा चलती आ रही है इसीलिए मुझे मानना होगा, ऐसा नहीं करता है। अब वो समझ जाता है कि दहेज प्रथा गलत है, तो वो अपने, अगर उसकी फैमिली में दहेज लिया जा रहा है तो वो बोलेगा कि दहेज प्रथा गलत है, ना लिया जाए, इसका विरोध करेगा। ठीक है, तो वो समाज के नियम को नहीं मानेगा जो कि गलत है, और जो सही है, जैसे चोरी नहीं करना चाहिए तो वो मान लेगा कि हाँ चोरी नहीं करना चाहिए, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। जो एक कानून बना हुआ है, जो एक समाज का बना हुआ है, जो अच्छा नियम बना हुआ है उसे वो मान लेगा। जो उसके लिए लगेगा कि नहीं ये नियम को नहीं चलाना चाहिए, ये रूढ़िवादिता है, उसे वो नहीं मानता है, उसका खिलाफ करता है। किसमें ये आता है, उत्तर प्रथागत में। ठीक है, ये अमूर्त संक्रियात्मक कोहलबर का सिद्धांत तो है ही नहीं, ये तो एक बाल विकास की अवस्था है जो पियाजे के द्वारा दिया गया अवस्था है। तो ये तो ऑप्शन इससे रिलेट ही नहीं करता है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2 प्रथागत रूढ़िगत। मतलब कि सिर्फ दूसरे की स्वीकृति पाने के लिए, सिर्फ अच्छा बने रहने के लिए, दूसरे जो मान रहे हैं, दूसरे जो हमेशा से जो चले आ रहे हैं, बस वही काम को करना है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। लेओ वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है। बच्चों, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी ये बात बता चुकी है कि जब भी लेओ वाइगोत्स्की का नाम आएगा तब हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात दौड़नी चाहिए, सामाजिक, सांस्कृतिक और लैंग्वेज। इसे याद रखने के लिए सिंपल सा है, सोशल, कल्चर, एल, मतलब एस फॉर सोशल, सी फॉर कल्चर, एल फॉर लैंग्वेज। जो वाइगोत्स्की जो है यही तीनों चीज़ों पे जोर देते हैं। बच्चों के किसी भी विकास में, चाहे वो बुद्धि का विकास हो, चाहे वो संज्ञान का विकास हो, इन सब में सिर्फ और सिर्फ सामाजिक, सांस्कृतिक और लैंग्वेज का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो लेओ वाइगोत्स्की सामाजिक के अनुसार वो किन पे महत्व देते हैं। तो देखिए नंबर जो पहला है वही फर्स्ट ऑप्शन, सांस्कृतिक उपकरण। लेओ वाइगोत्स्की जी सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा छोड़ के कोई बात ही नहीं करते हैं। तो पहला ऑप्शन ही हमारे यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं बाकी सारे ऑप्शन में क्या कहा जाता है। गुणारोपण। गुणारोपण जो है ये बर्नार्ड विनर जी की थ्योरी है। गुणारोपण बर्नार्ड विनर जी की थ्योरी है। इसमें क्या कहता है, ये एक व्यवहार का सिद्धांत देते हैं। इसमें कहते हैं कि
किस तरह का व्यवहार हो रहा है, इस चीज का निर्धारण किया जाता है कि मनुष्य अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग टाइप का व्यवहार करता है। कभी वो गुस्सा होता है, कभी वो खुश रहता है, कभी वो चिंता में रहता है। तो वो उसका कारण क्या है, उस कारण का इस सिद्धांत में निर्धारण किया जाता है गुणारोपण में। ठीक है। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा तो एक बहुत ही मेन टॉपिक है आपके सीडीपी में। अभिप्रेरणा तो जानते ही आप लोग सब, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? किसी काम को जब कोई शुरू करता है तो उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, उससे उसमें वो काम करने की जो शक्ति है, जो इंटरेस्ट है, वो दोगुनी हो जाती है। तो अभिप्रेरणा एक टाइप की आंतरिक शक्ति हुई। जैसे कि आप लोग भी मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे अभिप्रेरणा मिलेगी आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने की। तो अभिप्रेरणा वही चीज़ है कि किसी को आंतरिक शक्ति देना कि ताकि वो काम और बेहतर तरीके से कर सके, उसमें वो काम करने का इंटरेस्ट और ज़्यादा जाग सके। ठीक है। संतुलीकरण क्या है? संतुलीकरण मीन्स समायोजन, अपने आप को वातावरण के साथ समायोजन करना। जैसे सुने हैं आप लोग, सब सुने होंगे कि डायनासोर विलुप्त हो गया। लेकिन डायनासोर क्यों विलुप्त हो गया? क्योंकि हर जीव को इस दुनिया में रहने के लिए पर्यावरण के साथ समायोजन करना होता है। जैसे हम समाज में रहते हैं तो समाज में रहने के लिए समाज से समायोजन करना होगा, तभी हम समाज में रह सकते हैं। तो डायनासोर क्या हुआ कि वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाया, मतलब कि वातावरण का जो टेम्परेचर था, वातावरण का जो परिस्थिति था, वो अपने बॉडी को उसके अनुसार नहीं ढाल पाया, इसीलिए वो विलुप्त हो गया। तो संतुलीकरण वही होता है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए कि कोई एक बहुत गरीब इंसान है जिसे बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। तो अगर अब वो दिन रात यही चिंता करे कि हमें एक अच्छा घर नहीं मिल रहा है, हमें अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, हमें अच्छे गाड़ी नहीं मिल रहा है, तो उसके अंदर मानसिक द्वंद्व हमेशा उत्पन्न हो रही है, जिससे जो उसकी लाइफ अभी ठीक ठाक कट रही थी तो वो जिंदगी भी उसकी नहीं कटेगी, वो टेंशन में रहेगा, बीमार पड़ जाएगा, उसकी ज़िंदगी ख़त्म भी हो सकती है। तो समाजीकरण का संतुलीकरण का यही मतलब है कि अपने आप को आपकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग ढालना, बिना कोई मानसिक द्वंद्व के, बिना कोई उधेड़-बुन के, बिना कोई टेंशन के। ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में जो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, इन तीनों से तो कहीं कोई दूर दूर तक नाता ही नहीं है। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर है तो कमेंट्स में जरूर बताना, मैं फिर वहाँ पे क्लियर करूँगी। ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8।